हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और सभी शिक्षा प्रेमियों का इस चैनल पे अभिषेक एकेडमी पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हम हिंदी के टॉप 30 प्रश्नों को 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न वन लाइनर हैं और वन लाइनर के प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आपका केबीएस हो, DSSB हो, चाहे आपका नवोदय विद्यालय हो, कोई भी एग्जाम, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो आज की श्रृंखला होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा अंत तक आप लोग इस श्रृंखला को देखेंगे और पूरी वीडियो को आप लोग वॉच करेंगे। आगे चलेंगे। यहाँ पे जैसा कि आपको मैंने बता दिया हिंदी के टॉप 30 प्रश्न, महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि हिंदी के सभी चैप्टर का निचोड़ आपको एक ही जगह पे मिलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका मोटिवेशनल लाइन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जिससे हम लोग को एक मोटिवेशनल की प्राप्ति होगी और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को चालू करेंगे। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर से जरूर। दोस्तों चलिए यहाँ पे सर्वप्रथम आज की वीडियो का पहला हम लोग वन लाइनर का प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से प्रारंभ किया गया। याद रखेंगे जो अंग्रेजी भाषा थी उसको भारत में शिक्षा के माध्यम से प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। याद रखेंगे जो ये अंग्रेज था, ये क्या नाम है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले को। किसको दोस्तों, तो याद रखेंगे अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मैकाले को जाता है अंग्रेजी शिक्षा का या अंग्रेजी भाषा का भारत में विकास करना या भारत में प्रारंभ करने का श्रेय। कब किया था अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखेंगे 1935 में। कब किया दोस्तों, तो 1935 में किया। और क्यों किया था अगर ऐसा कोई पूछे तो याद रखेंगे इनके मन में, लॉर्ड मैकाले के मन में था कि जब अंग्रेजी भाषा को भारत की शिक्षा में प्रारंभ करा दिया जाएगा तो जो भारत की संस्कृति है उसको विनाश करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था या बर्बाद करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं एक दो बात यहीं पे बता दे रहा हूँ कि जब बात भाषा की आ गई तो भाषा में अपनी भाषा जो हिंदी को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो हिंदी में सर्वप्रथम आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा। क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, चीज़ें आप लोग याद ही रख लीजिएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और याद रखेंगे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दे रहा हूँ दोस्तों, प्रश्न आपसे पूछ देगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। याद रखिएगा आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में किस तारीख को मनाते हैं। तो याद रखेंगे यह जो तारीख है ना दोस्तों वह है 10 जनवरी। 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष के 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बात को याद रखेंगे। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद कितना से लेकर अनुच्छेद 343 343 से लेकर आपका अनुच्छेद 351 के बीच हिंदी के उत्थान प्रस्थान और इसके बचाव की जो भी बातें हैं ना दोस्तों, ये इसमें अनुच्छेद मिलता है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 के बीच जो हिंदी भाषा है उसके विकास या उत्थान के बातों को कहा गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हिंदी भाषा की लिपि की तो आप ये भी बात याद रखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि है जो देवनागरी है। इसको आप लोग ध्यान रखते रहिएगा। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड नंबर पॉइंट कर रहा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे। तो याद रखेंगे हिंदी के प्रथम गद्यकार के बारे में बात करेगा तो याद रखेंगे हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं दोस्तों वह कौन है, तो लल्लू लाल है। कौन है दोस्तों, याद रखेंगे हिंदी के प्रथम गद्यकार किसे बोलते हैं, तो लल्लू लाल जी को बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों 3 नंबर की बात करेंगे। 3 नंबर क्या कर रहा है कि हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम। याद रखेंगे अगर आपसे कहीं पूछे प्यारे कि हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है, बहुत बार ये रिपीटेड प्रश्न है। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चीजें थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकती हैं लेकिन आपको इस चीज़ों को याद रखना है, इस चीज़ों पे अच्छी से पकड़ रखनी है। क्योंकि अगर अच्छा अंक चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि एक अच्छा से अच्छा अंक स्कोर करें तो इस चीज़ों को आप अच्छी से अच्छे तरीक़ा से पकड़ रखेंगे। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, आप लोग आज से नहीं बहुत समय से पढ़ रहे हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है दोस्तों, परीक्षा गुरु है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो
परीक्षा गुरु है और किनके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा दोस्तों? तो याद रखेंगे श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु और हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल, दोनों को याद रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला है 4 नंबर पॉइंट की बात करिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि प्रथम एकांकी, जो हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, तो आपको बताना होगा दोस्तों एक घूट। क्या है दोस्तों? प्रथम एकांकी का नाम क्या है? तो हिंदी के प्रथम एकांकी का नाम है एक घूट। अगर आपसे पूछे कि किनकी रचना है, तुरंत आप बताइएगा कि जो यह रचना है प्यारे, वह जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है दोस्तों? याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की है। आपको ये भी बात याद रखना होगा, जो आपका आंसू हो गया, झरना हो गया, कमानी हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, किनकी रचना है? तो आपको बताना होगा कि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो हिंदी का प्रथम एकांकी आपसे पूछे जयशंकर प्रसाद, और इसके एक घूट और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और कब इसकी रचना किए थे अगर आपसे पूछे तो 1930 में। कब हुआ दोस्तों? याद रखें, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा एक घूट जो दोस्तों आपका हिंदी का प्रथम एकांकी था 1930 में लिखा गया था, या इसकी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा 1930 में की गई थी एक घूट की। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? अगर आपसे यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट पूछे कि हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है, तो गीत लेखक के बारे में बात पूछे तो आप तुरंत बताइएगा। जो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक किसे बोलते हैं? तो विद्यापति को बोलते हैं। किनको बोलते हैं दोस्तों? याद रखेंगे, विद्यापति को बोलते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखेंगे, मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। ये भी बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 6 नंबर की बात करेंगे। 6 नंबर क्या है कि हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक का मतलब हुआ दोस्तों, याद रखेंगे, जब आपको दैनिक की बात बोले तो दैनिक का मतलब होता है दोस्तों दिन, प्रत्येक दिन। याद रखेंगे, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र मतलब कि वह समाचार पत्र जो प्रत्येक दिन प्रकाशित होता था। याद रखेंगे, जो प्रत्येक दिन प्रकाशित होता था उसका नाम क्या है? तो सुधावर्षण है। क्या दोस्तों? याद रखेंगे, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या है? तो सुधा वर्षण है। इसको आप लोग याद रखेंगे। किनके द्वारा लिखा गया है अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बताइएगा, श्याम सुंदर। क्या है नाम इनका दोस्तों? याद रखेंगे, श्याम सुंदर सेन के द्वारा ये लिखा गया है। क्या दोस्तों? किनके द्वारा संपादित होता था? याद रखेंगे, लिखा नहीं गया, संपादित किनके द्वारा किया जाता था? तो हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता था। कहाँ से होता था अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बताइएगा, कलकत्ता से। कहाँ से होता था दोस्तों? कलकत्ता से होता था। और कहीं कहीं पूछता है कि कितने भाषाओं में होता था, तो 2 भाषाओं में होता था। आपकी भाषा कौन कौन थी? तो याद रखिएगा, आप तुरंत बताइएगा। वह भाषा का नाम था हिंदी और सेकंड भाषा का नाम था क्या प्यारे? तो बांग्ला। क्या था दोस्तों? तो बांग्ला था। सुधावर्षण जो दैनिक समाचार पत्र था, श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे। कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था और हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में इसको लिखा जाता था। इस बात को याद रखेंगे। और कब हुआ था अगर आपसे पूछे तो 1854 में। ये भी चीज़ों को याद रखिएगा, कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे एक मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन आता है कि वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिए, चैनल को न सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लोग न दोस्तों के साथ शेयर करिए, लेकिन लाइक तो बनता है दोस्तों। इतनी चीज़ों को एक जगह पे बताना आपके लिए बहुत अच्छा होता है, और इतनी चीज़ों को जब आप कवर करेंगे तो यही जो चीज़ें हैं ना एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छा अंक को स्कोर कराती हैं। चलिए आगे देखेंगे 7 नंबर की बात क्या कर रहा है दोस्तों। याद रखेंगे 7 नंबर की बात कर रहा है कि हिंदी के सर्वप्रथम पत्र का नाम क्या है? याद रखेंगे, सर्वप्रथम पत्र का नाम पूछा है और हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम ऊपर पूछा था। इस चीज को याद रखेंगे। तो हिंदी के सर्वप्रथम पत्र का नाम पूछे तुरंत बताइएगा, उदंड मार्तंड। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा है दोस्तों। ये आपका हिंदी के सर्वप्रथम पत्र का नाम उदंड मार्तंड है, और इसके जो लेखककार हैं या इसके जो रचनाकार हैं या इसके जो संपादक हैं उनका नाम है दोस्तों पंडित जुगल किशोर। क्या नाम है दोस्तों? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इनका नाम क्या है? तो याद रखेंगे पंडित जुगल किशोर। याद रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ दोस्तों, इनका नाम है पंडित जुगल किशोर। और याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, जो उदंड मार्तंड है ना, उसका प्रकाशन याद रखेंगे, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था अगर आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बताइएगा, इसका भी प्रकाशन वहीं से कलकत्ता से होता था। और याद रखेंगे कब हुआ दोस्तों? तो 1826 में। पहली बार कब हुआ? तो 1826 में यह प्रकाशित हुआ। और यह उदंड मार्तंड जो सर्वप्रथम पत्र है ना दोस्तों, यह साप्ताहिक पत्र था। कैसा पत्र था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यह दोस्तों पत्र था, वह साप्ताहिक पत्र था। ये बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो हिंदी का सर्वप्रथम पत्र के नाम पूछे तो तुरंत बताइएगा कि सर्वप्रथम जो पत्र है उदंड मार्तंड है, पंडित जुगल किशोर के द्वारा लिखा गया, यह संपादन होता था, साप्ताहिक पत्र था, 1826 में सर्वप्रथम यह स्टार्टअप हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, 8 नंबर की बात करिएगा। यहाँ पे 8 नंबर की बात क्या कह रहा है दोस्तों, याद रखेंगे अतीत के चलचित्र, याद रखेंगे यह रचना है दोस्तों, याद रखेंगे रचना का नाम है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। आपसे पूछे कि अतीत के जो चलचित्र के रचयिता कौन है तो आप तुरंत बताइएगा महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है दोस्तों, याद रखेंगे जो अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है तो महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध एक रचना है जिसका नाम है दोस्तों यामा। क्या है दोस्तों, यामा। यामा के एवज में, याद रखेंगे यामा इनकी एक रचना है, इसी के सम्मान में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या दोस्तों याद रखेंगे, आपसे पूछ भी देता है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के फलस्वरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप तुरंत बताइएगा कि जो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था वह यामा रचना के लिए प्रदान किया गया था। कब किया गया था तो पूछे तो याद रखेंगे 1982 में। याद रखिएगा जो महादेवी वर्मा है, मैं आपको एक दो चीज़ें नहीं बहुत चीज़ें बता रहा हूँ, याद रखेंगे। आधुनिक युग की मीरा किसे बोला जाता है तो महादेवी वर्मा को बोला जाता है, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला, याद रखेंगे। पद्म, याद रखेंगे, यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों पद्म विभूषण, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ जो आपका पद्म विभूषण इन्हें क्या प्राप्त हुआ था तो पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। कब दोस्तों तो 1988 में। कब प्राप्त हुआ दोस्तों तो 1988 में दिया गया। और इसके बाद आपका याद रखिएगा, इसके बाद पद्म विभूषण भी कब दिया गया था 1956 में दिया गया था। कब दोस्तों तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण दो चीजें हैं दोस्तों, याद रखेंगे। पद्म विभूषण अलग ये रचना है और पद्म भूषण जो है वह अलग है। तो इनको महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण और पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार तीनों पुरस्कार इन्हें दिया गया था, याद रखेंगे। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है ना यामा, निहार और अतीत के चलचित्र, इसको आप लोग याद रखिएगा। निहार इनकी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पूछता भी है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 9 नंबर की बात कर रहा है दोस्तों, याद रखेंगे 9 नंबर की बात क्या कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो 9 नंबर है दोस्तों कि अपभ्रंश का वाल्मीकि, याद रखेंगे अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं तो जो अपभ्रंश का वाल्मीकि है वह स्वयंभू को कहा जाता है। किनको कहा जाता है दोस्तों तो स्वयंभू को कहा जाता है, ये बात को याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे 10 नंबर की बात करेंगे। 10 नंबर क्या कह रहा है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणचारी कौन है, याद रखेंगे। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणचार्य के बारे में पूछे दोस्तों तो आप किसको बताइएगा तो याद रखेंगे आप तुरंत बताइएगा अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणचार्य कौन है तो हेमचंद्र है। कौन है दोस्तों तो हेमचंद्र है, इनको आप लोग याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, थोड़ा ये चीजें याद करना हार्ड हो सकती है लेकिन यही चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे और ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों 11 नंबर की बात है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, याद रखेंगे। अपभ्रंश में जो कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है यही बताना है दोस्तों, तो याद रखेंगे अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के जो प्रणेता है वह पुष्पदंत है। कौन है दोस्तों याद रखेंगे पुष्पदंत है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चीजों को आप लोग कवर करते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 12 नंबर की बात करेंगे। 12 नंबर क्या कह रहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, याद रखेंगे। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है, याद रखेंगे, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, आपको बता दूं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, जो ये पंक्तियां हैं किस काव्य की है तो याद रखेंगे उस काव्य का नाम है दोस्तों, वह उस काव्य की ये हिस्सा है जिसका नाम है दोस्तों यशोधरा। क्या है दोस्तों याद रखेंगे यशोधरा। और याद रखेंगे कोई पूछे कि किन की रचना है तो आप लोग तुरंत बताइएगा, जो यह पंक्ति पूछे तभी भी और रचना पूछे तभी भी आप तुरंत बताइएगा मैथिली शरण गुप्त की है। किनकी है दोस्तों याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताएंगे अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार अजियत मरत झूकी झूकी परत जे ही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, याद रखेंगे जो ये पंक्ति है ना इसके रचयिता रसलीन है। कौन है दोस्तों याद रखेंगे, जो इसके रचयिता है ना कौन है दोस्तों याद रखेंगे रसलीन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अवधि भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है। आपको बता दें हिंदी भाषा की उपभाषा है जिसको हम लोग अवधि भाषा का नाम देते हैं,
हैं, याद रखेंगे हिंदी भाषा के ही उपभाषा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे, तो अवधी भाषा बोलते हैं। और जो अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है, आपको पता है और बताना भी चाहिए, रामचरितमानस। रामचरितमानस से पूछता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, याद रखेंगे तो तुरंत बताइएगा कि ये अवधी भाषा में लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया अगर पूछे तो दोस्तों तुरंत बताइएगा, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा, मैं यहाँ पे लिखकर भी बता दे रहा हूँ कि जो यह रचना है ना, इनको किसने किया है, तो तुलसीदास जी ने लिखा है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, किसने किया है दोस्तों, तो याद रखेंगे अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। और किनके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे ले चलते हैं। अब आप लोगों को अगला प्रश्न दिखाते हैं दोस्तों। अशोक के फूल क्या है दोस्तों, ये रचना है, निबंध संग्रह है। क्या है दोस्तों, निबंध संग्रह है अशोक के फूल। इसके रचनाकार कौन है, आपको तुरंत बताना है। अशोक के फूल की जो जो निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है प्यारे, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि कौन थे, भक्त कवि कौन थे, आपको यही बताना है। याद रखेंगे अष्टछाप के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है, तो याद रखेंगे जो अष्टछाप में सर्वश्रेष्ठ जो कवि आते हैं उनका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे सूरदास। याद रखेंगे जो अष्टछाप है ना, उसमें पूरे 8 कवियों का एक सम्मिलन है या मंडली है, उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम पूछा है, तो किनको आप रखेंगे, तो सूरदास जी को रखेंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी, आंसू, झरना, कमायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त किनकी रचना है, आपको बताना होगा 17 नंबर को कि किनकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। किनकी है प्यारे, तो याद रखेंगे जो आंसू काव्य है वह रचना किसकी है या इसके रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर की बात करिएगा दोस्तों, याद रखेंगे 18 नंबर की बात करिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है, तो याद रखेंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है जिसका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे क्या है दोस्तों, त्रिवेणी। क्या है प्यारे, तो त्रिवेणी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है त्रिवेणी, और उनमें उसी रचना में उन्होंने 3 महाकवियों की समीक्षाएं की है जिनका नाम है जायसी, और उन्हीं का नाम है सूर, और उन्हीं का नाम है दोस्तों, याद रखेंगे तुलसी। तो तीनों लोग हैं जिनका नाम है जायसी, सूर और इसके बाद तुलसी। आपसे मैं एक प्रश्न यहाँ पे पूछूंगा, पद्मावत किसकी रचना है, तो आप तुरंत बताइएगा पद्मावत जायसी की रचना है। बहुत ज़्यादा पूछता है, यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपकी पद्मावत है ना, क्या है दोस्तों, पद्मावत जो है ना वो किनकी रचना है, तो आप तुरंत बताइएगा पद्मावत जो है ना वो जायसी की रचना है। आगे देखेंगे 19 नंबर की बात करेंगे। आत्मजयी के रचयिता कौन है, अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे आत्मजयी एक रचना है और इसके जो रचयिता हैं दोस्तों, याद रखेंगे कुंवर नारायण जी हैं। कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे कुंवर नारायण जी हैं आत्मजयी के रचयिता। आगे देखते हैं आधुनिक युग की मीरा के नाम से किन्हें जानते हैं, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। आधुनिक युग की मीरा किनके नाम से जानते हैं, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा देते हैं। आप ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, महादेवी वर्मा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं आधुनिक युग के चरण कौन है, याद रखेंगे आधुनिक युग के जो चरण है दोस्तों वह कौन है, याद रखेंगे आधुनिक युग के चरण, पहले चरण है रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है प्यारे, तो आधुनिक युग के प्रथम चरण कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे 22 नंबर की बात करिएगा दोस्तों। 22 नंबर क्या कह रहा है कि एक नार पिया को भानी और तन वाको सगरा जो पानी, ये पंक्ति किस भाषा में लिखी गई है, तो एक नार पिया को भानी और तन वाको सगरा जो पानी, यह जो पंक्ति है दोस्तों, यह जो पंक्ति रचना की गई है यह ब्रज भाषा में की गई है। किस भाषा में दोस्तों, तो यह जो पंक्ति है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं प्यारे, आपको 23 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, याद रखेंगे जो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, याद रखेंगे जो उपनाम भी है और इस पर रचना भी मिलती है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे ये माखन लाल चतुर्वेदी जी है ना, इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे 24 नंबर की। 24 नंबर कह रहा है कठिन काव्य का प्रेत, क्या है नाम दोस्तों, याद रखेंगे कठिन काव्य का प्रेत। नाम याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो कठिन काव्य का जो प्रेत है ना वह केशव दास को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आपको बता दूं जितने भी इनकी काव्य है ना, याद रखेंगे इनकी काव्य की जो भी रचना इन्होंने की है ना, इनकी रचना काफ़ी कठिन है, काफ़ी एक अपने आप में अलग पहचान, अलग छाप रखती है, इसलिए कठिन छाप का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशव दास जी को कहा जाता है। आगे देखेंगे कथा सम्राट
किसे कहा जाता है, आपको लोगों को पता होना चाहिए। कौन है दोस्तों कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, तो कथा सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, कथा सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद। गोदान गबन इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। कथा सम्राट किसे कहते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, अगर आपसे पूछे कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, आप तुरंत बताइएगा दोस्तों। 26 नंबर की बात करेंगे कि किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं, तो स्वर्ण काल जो होता है ना वो भक्ति काल को कहते हैं। किसको कहते हैं प्यारे, आप तुरंत बताइएगा। जो आपका स्वर्ण काल है ना वह भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 27 नंबर की बात करेंगे। किस छायावादी कवि ने, याद रखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। आपको यही बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। छायावादी युग की बात करें और छायावादी युग में सबसे ज़्यादा जो रचना मिलती है, सबसे ज़्यादा अपनी अलग पहचान बनाते हैं, वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है। इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आपको ले चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बताते हैं 28 नंबर की बात। 28 नंबर कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर, याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। आपको बता दूं रामधारी सिंह दिनकर की काफ़ी जो ज़्यादातर रचनाएं हैं ना वह वीर रस में मिलती है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को वीर रस का कवि मानते हैं। किस रस का दोस्तों, याद रखेंगे, वीर रस का। इनकी रचनाएं अधिकतर वीरता के प्रति देखी जाती है। और याद रखेंगे वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह होता है। क्या होता है दोस्तों, उत्साह होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे अगला है 29 नंबर की बात करिएगा। 29 नंबर क्या कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मैंने तो आपको पहले भी बता दिया कि रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है जिसका नाम है दोस्तों उर्वशी। क्या है प्यारे, आप इसको तो याद ही रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है उर्वशी। इसी के एवज में उन्हें क्या मिला दोस्तों, तो याद रखेंगे इसी के एवज में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर की बात करेंगे। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है, याद रखेंगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सॉरी दोस्तों, याद रखेंगे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आज के वीडियो के माध्यम से 30 प्रश्नों को हमने वन लाइनर प्रश्नों को कवर किया। अगर ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल हैं, मददगार हैं, तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिए। चैनल पर अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। सभी शिक्षक प्रेमियों को मेरा एक बार बहुत बहुत पुनः प्रणाम और देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।